हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका आज इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ। उम्मीद है बहुत ही अच्छा सबका पेपर हुआ होगा। फुल मार्क्स आप लोग लाएंगे। अब आपका नेक्स्ट पेपर है बिजनेस स्टडी का, जिसके लिए हम आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके 15 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा आज। पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और 100% फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो 15 एमसीक्यूज है, इनमें से आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब थोड़े एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देते जाएंगे आपको। अ कंपनी दैट हैज नो डेप्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यानी कि जिस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट नहीं होता है। अगर किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट एलिमेंट नहीं है तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे? लीवर्ड, अनलीवर्ड, सेमी लीवर्ड या नन ऑफ दिस। देखिए, अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट है तो उसको बोलते हैं लीवर्ड कंपनी, लेकिन नहीं है तो उसको बोलते हैं अनलीवर्ड कंपनी। फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द चांस दैट, देखिए फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है पहले ये समझ ले तो आपके अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क होता है कि कंपनी फ्यूचर में अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाएगी। तो कंपनी वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, कंपनी वुड मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, कंपनी वुड फेल टू पे डिविडेंड, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर वन होगा, कंपनी वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि कंपनी अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्रोक्यूरिंग फंड्स ऑप्टिमली, यानी कि कंपनी को जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको कम से कम कीमत पर रिसीव कर ले। इन्वेस्टिंग फंड्स इन हाईएस्ट रिटर्न प्रोजेक्ट, जो पैसा रिसीव किया है, ऑप्टेन किया है, उसको हाईएस्ट रिटर्न प्रोजेक्ट में लगा दे। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो दोनों ही काम करने पड़ेंगे। कम कीमत पर ऑप्टेन करना है और मैक्सिमम रिटर्न वालों में इन्वेस्ट करना होता है। तो दोनों ही आएंगे इसमें, बोथ ए एंड बी आंसर होगा और आंसर सी हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू ऑब्टेन फंड्स एट लो रेट, इन्वेस्ट फंड्स इन गुड प्रोजेक्ट, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ और एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। तो सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। अगर शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कर देता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि शेयर की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, तो फिर बाकी ऑब्जेक्टिव अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक डिसीजंस अबाउट, फाइनेंशियल मैनेजर को 3 डिसीजन लेने होते हैं। देखिए इसके बारे में पूछा कौन से डिसीजन लेने होते हैं, तो 3 डिसीजन लेने होते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इसमें ऑप्शन आपको अलग अलग दिया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग या डिविडेंड, तो अलग अलग नहीं, सारे डिसीजन लेने होता है फाइनेंशियल मैनेजर को। तो तीनों आएगा, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे डिसीजन ही फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिसाइड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर की मार्केट वैल्यू इनमें से कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? शेयर होल्डर्स एस्पिरेशन, गवर्नमेंट, कंपीटिंग कंपनीज या फिर इन्वेस्टमेंट मार्केट। देखिए शेयर होल्डर के एस्पिरेशन यानी कि शेयर होल्डर की इच्छा, ये तो नहीं डिसाइड करेगी शेयर की वैल्यू को। गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं करती है, कंपीटिंग कंपनीज भी नहीं। इसका आंसर आएगा इन्वेस्टमेंट मार्केट। इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर शेयर की वैल्यू डिसाइड करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का सबसे सस्ता सोर्स कौन सा होता है? देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग। तो देखिए सबसे सस्ता सोर्स होता है फाइनेंसिंग का, होता है डिबेंचर। डिबेंचर सबसे सस्ता होता है क्योंकि ये टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसेस, यानी कि इसको डिडक्ट करने के बाद टैक्स को घटाया जाता है। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए किसी कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपया है और वो 100 रुपए का एक शेयर में बटी हुई है, तो यानी कि कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं। ठीक है, कंपनी के पास 1000 शेयर है। अब कंपनी ने 10,000 रुपीज अर्न किए, इसमें से 40% टैक्स यानी कि 4,000 रुपये कंपनी ने टैक्स दे दिया। बच गए कंपनी के पास 6,000 रुपया, शेयर है 1,000। तो कंपनी को 6 रुपया पर शेयर आया ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर 6 रुपये हो गया। ये कंपनी का ईपीएस आया अगर डिबेंचर नहीं है तो।
अब इसी चीज को मान लीजिए कि कंपनी की कैपिटल तो 1 लाख रुपए ही है, लेकिन वो 50,000 रुपए के शेयर यानी 500 शेयर, इस बार शेयर हो गया 500, और बाकी 50,000 रुपया 6% डिवेंचर में लगाया हुआ है। फिर मान लीजिए कंपनी को 10,000 रुपये ही, हम यही वाले लेते हैं जिससे कि आपका कंपेयर हो जाएगा। 10,000 रुपये कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ईबीआईटी बोलते हैं इसे। इसमें कंपनी 50,000 डिवेंचर 6% वाला, उसका 3,000 पहले इंटरेस्ट लेस करेगी, इसीलिए इसको कहते हैं डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है। ये डिडक्ट होगा, उसके बाद टैक्स दिया जाएगा। तो 7,000 रुपीज कंपनी के पास बचा। अब कंपनी को क्या करना है, इसमें 40% यानी कि 7 4 जा 28, 2,800 कंपनी इस पर टैक्स दे देगी। तो बचेगा कंपनी के पास 4,200 रुपीज। शेयर है कंपनी के पास 500, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 8.4। देखिए अब यहां पर आपका ईपीएस आया 8 रुपए 40 पैसे, यहाँ आया 6 रुपए, तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहां बढ़ रही है। तो इसका मतलब है डिबेंचर सबसे चीप सोर्स है, इसमें आपको कम, जो भी खर्चा आपने करना है वो खर्चा आपको टैक्स की डिडक्शन अलाउ कर देगा, यानी कि आप उसको पहले घटा लें फिर टैक्स आप उस पर दे। तो इसलिए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डिबेंचर। देखिए नेक्स्ट, परचेज ऑफ अ न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन ऑफ हाई वैल्यू एज। कोई कंपनी नई मशीन खरीदती है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, जिसकी काफी हाई वैल्यू है, यानी काफी कॉस्ट उसमें, काफी पैसा उसमें खर्च होगा। तो ये एक डिसीजन वर्किंग कैपिटल डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जब भी आप ह्यूज अमाउंट एक्सपेंड करते हैं फिक्स्ड एसेट वगैरह में, तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। If the rate of corporate tax increases, it will make debt costly, debt relatively cheaper, no impact on debt, none of this। देखिए अगर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ जाता है तो डेट कॉस्टली होता है या रिलेटिवली सस्ता हो जाता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर रहेगा डेट रिलेटिवली चीपर। अभी आपने जो हमने पीछे ऊपर करके दिखाया आपको 7 क्वेश्चन में है, अगर उसमें मान लीजिए कि टैक्स 40 की जगह 50 या 60% हो जाता, तो आप करके देखना उसको, अपने प्रैक्टिस करना उससे, कि अगर टैक्स 40% की जगह 50 या 60 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ईपीएस और ज्यादा हो जाएगा आपका। तो डेप्ट रिलेटिवली चीपर, और भी ज्यादा सस्ता आपको डेप्ट पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी विल पे लेसर डिविडेंड इफ इट हैज हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। कंपनी को कम टैक्स देना होगा अगर कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा हैज लोअर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, या फिर वो जैसा चल रही है वैसी चलती रहेगी, नन ऑफ दिस। तो कंपनी को डिविडेंड कम कब देना होगा, जब कम कब देना होगा नहीं, मतलब कंपनी कम डिविडेंड देगी अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। तो इसमें आंसर बनेगा आपका ये। देखिए अगर कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे कोई एक्सपेंशन करना है अपना, या कोई नई ब्रांच लगानी है, नई यूनिट लगानी है, तो कंपनी क्या करता है कि डिविडेंड कम कर देती है और पैसे को, प्रॉफिट को रोक लेते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और फिर उस रिटेन्ड अर्निंग को बिजनेस में लगाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर है तो कंपनी डिविडेंड कम पे करती है। एन एसेट इज टर्म्ड एज करंट इफ इट विल कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई एसेट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जा रही है तो उस एसेट को करंट एसेट कहा जाता है। ठीक है, अगर 1 साल के बाद हो रही है तो फिर करंट, 1 साल के अंदर है तो करंट एसेट। देखिए नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट ऑफ अ कंपनी शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू डैश लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट थ्रू डैश लाइबिलिटीज। यहाँ दो ब्लैंक है, इनको भरने हैं आपको। तो आप देखिए कि फिक्स्ड एसेट होती है वो एसेट जो कि बिजनेस में परमानेंटली इन्वेस्ट हो जाती है, उनको लंबे समय तक बिजनेस यूज करता है, तो उनको हमेशा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से आपको फाइनेंस करना चाहिए। और जो करंट एसेट है ये 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, अभी ऊपर आया भी था ये, तो इनको हमेशा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से आपको फाइनेंस करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म तो नहीं होगा, पहला तो ठीक है लेकिन दूसरा नहीं है सही। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये ठीक है, लॉन्ग टर्म से फिक्स्ड एसेट को, शॉर्ट टर्म से करंट एसेट को आपको फाइनेंस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स। अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, हायर फाइनेंशियल रिस्क, लोअर फाइनेंशियल रिस्क, लोअर ईपीएस, हायर ईपीएस। देखिए अगर डेप्ट कंपोनेंट ज्यादा होगा आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में
तो वो ऑब्वियसली आपको फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप देने से चूक गए तो आपको फाइनेंशियल रिस्क होता है, तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा उतना ही ज्यादा आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, हायर फाइनेंशियल रिस्क। वर्किंग कैपिटल रिलेट्स टू, वर्किंग कैपिटल किस चीज से रिलेट करती है? मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट से, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी से, मैनेजमेंट ऑफ ओनली करंट एसेट। देखिए वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अगर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो किससे रिलेट करेगी? मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल होती है जो बिजनेस को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए होती है। फिक्स्ड एसेट लगा लेते हैं, लेकिन खाली उसी से तो बिजनेस चलेगा नहीं, उनको फीड करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा हो तो वो क्या इंडिकेट करता है? देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिखाता है कि आपका जो आपने इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट उससे कितना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। तो इसमें होगा लो फाइनेंशियल रिस्क, हाई फाइनेंशियल रिस्क, नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर आएगा लो फाइनेंशियल रिस्क। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कंपनी को प्रॉफिट है 100 रुपए और इंटरेस्ट देना है 10 रुपए, तो 10 टाइम्स आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है आईसीआर से, सॉरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट से। तो आईसीआर आपका 10 हो गया। अब मान लीजिए यही 100 रुपए प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट आपको 5 ही रुपए देना है, तो अब आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से 20 गुना जाता है। तो जितना ज्यादा आईसीआर होगा आपका रिस्क उतना कम हो जाएगा, तो लो फाइनेंशियल रिस्क। तो देखिए इस तरह से और भी आपको भी चैप्टर कराएंगे। और अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।